लास्ट वीडियो में हम मांग की लोच और मांग की कीमत लोच के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। जो हाफ रह गया था, जो वीडियो है हमारी, उसमें हम मांग की जो कीमत लोच है उसकी जो विभिन्न स्थितियां होती हैं, 3 प्रकार की स्थितियां होती हैं मांग की कीमत लोच की, उनका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मांग की जो कीमत लोच है उसे मैं रिपीट करके बता देती हूँ आपको। मांग की जो कीमत लोच है वह है कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है और उसकी वजह से मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उनके अनुपात के बराबर होती है मांग की कीमत लोच। यानी मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं? कीमत में प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात के बराबर जो होती है वो हमारी होती है मांग की कीमत लोच। मांग की जो कीमत लोच है उसे मापने की 3 विभिन्न स्थितियां हैं: इकाई के बराबर, इकाई से अधिक और इकाई से कम मांग लोचदार हो। सबसे पहली हमारी स्थिति है जो इकाई लोच मांग, यानी जो मांग की लोच है वो इकाई के बराबर है। तो इकाई लोचदार मांग तब होती है जब कीमत में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन होने के फलस्वरूप वस्तु पर किया जाने वाला जो व्यय है वो स्थिर रहता है। यानी कि जो डायग्राम दिखाया गया है, डायग्राम में ओ वाई अक्ष पर प्राइस को दर्शाया गया है और ओ एक्स अक्ष पर क्वांटिटी यानी मांग को दर्शाया गया है। ये दिखा रहे हैं जब कीमत है P1 है तो उपभोक्ता कितनी मांग कर रहा है? Q1 है। और जब कीमत कम होकर P2 हो जाती है तो जो उपभोक्ता है वो की मांग बढ़ाकर Q2 कर देता है। P1 से P2 के बीच का जो गैप है और Q1 से Q2 के बीच का जो गैप है वो दोनों आपस में बराबर हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल स्थिर है। इस स्थिति में जो मांग की लोच होगी वो इकाई के बराबर होगी। आप देख सकते हैं जो मांग कीमत में जितना परिवर्तन हुआ है उतना ही परिवर्तन मांग में हुआ है। इस स्थिति में जब कीमत में जितना परिवर्तन हो उतना ही मांग में परिवर्तन होता है तो मांग की लोच क्या होती है? इकाई के बराबर होती है। अगली हमारी स्थिति है जो मांग की लोच है वो इकाई से अधिक है। जो मांग की लोच है इकाई से अधिक है तो उस स्थिति में डायग्राम कैसा होगा? जैसा हमने चित्र में दिखाया, ओ वाई एक्स पर प्राइस को लिया गया है और ओ एक्स एक्स पर क्वांटिटी मांग को दर्शाया गया है, उपभोक्ता जो मांग कर रहा है। जब कीमत P1 है, कीमत है P1 है तो उपभोक्ता कितनी क्वांटिटी की मांग कर रहा है? कितनी वस्तु की जो मांग कर रहा है वो कितनी है? वो है Q1। P1 कीमत पर उपभोक्ता Q1 वस्तु की मांग कर रहा है। जब कीमत कम होकर P1 से P2 हो जाती है तो जो उपभोक्ता की मांग है वो Q1 से बढ़कर Q2 हो जाती है। ये तो हम सभी जानते हैं, हम मांग के चैप्टर में कर चुके हैं कि वस्तु की कीमत अगर कम हो जाती है अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाती है और जब कीमत बढ़ जाती है तो मांग कम हो जाती है। ऐसे इधर दिखाया गया, जब P1 है तो कीमत उपभोक्ता Q1 क्वांटिटी की मांग कर रहा है, मात्रा की मांग कर रहा है, और जब कीमत P1 से कम होकर P2 हो जाती है तो उपभोक्ता की मांग है जो Q1 से बढ़कर Q2 हो जाती है। अब आप ये देखिए जो P1 से P2 के बीच का जो गैप है, यानी कीमत में जितना परिवर्तन हुआ है मांग में उससे कहीं ज्यादा परिवर्तन हुआ है। कीमत में परिवर्तन सिर्फ इतना हुआ है जो P1 से P2 में दर्शाया जा रहा है, सिर्फ इतना परिवर्तन हुआ है कीमत में। लेकिन जो मांग है उसमें कितना परिवर्तन हुआ है? उसमें इतना परिवर्तन हुआ है। तो ये जो स्थिति है इसमें जो मांग की लोच होगी वो इकाई से अधिक होगी। ये हमारी मांग की कीमत लोच को मापने की दूसरी विधि थी जिसमें मांग की जो कीमत लोच होगी वो इकाई से अधिक होगी। डी हमारा जो है मांग वक्र है और उपभोक्ता जब P1 जब कीमत है तो Q1 क्वांटिटी खरीद रहा है, जब कीमत कम होकर P2 हो जाती है तो उपभोक्ता क्वांटिटी Q2 खरीद रहा है। डी हमारा मांग वक्र बन जाता है, जो कि ये जो हमारा डायग्राम है वो मांग की कौन सी लोच को दिखा रहा है? इकाई से अधिक लोच को दर्शा रहा है। अगला हमारा डायग्राम है, ओ वाई अक्ष पर फिर प्राइस को लिया गया है और ओ एक्स अक्ष पर क्वांटिटी को दर्शाया गया है। जब कीमत अब है जो P1 है तो उपभोक्ता कितनी मांग कर रहा है? Q1। और जब कीमत कम होकर P2 हो जाती है तो उपभोक्ता कितनी मांग कर रहा है? Q2। अब आप ये देख सकते हैं कीमत में जितना परिवर्तन हुआ है उसके फलस्वरूप मांग में परिवर्तन कम हुआ है। कीमत में जो परिवर्तन है वो ज्यादा हुआ है और मांग में जो परिवर्तन है वो कम हुआ है। डी हमारा मांग वक्र है, P1 है और P2 जो हमारी है कीमत की दर, जो कीमत बढ़ रही है, कम हो रही है, कीमत में परिवर्तन को दर्शा रहा है ओ वाई अक्ष, और जो ओ एक्स अक्ष है हमारा मांग में परिवर्तन को दर्शा रहा है। प्रारंभिक कीमत पर उपभोक्ता Q1 मात्रा खरीद रहा है और जब कीमत कम होकर P2 हो जाती है तो उपभोक्ता Q2 मात्रा खरीद रहा है। इन दोनों को जो ये कीमत और जो मांग में संबंध है उसको हमारा डी मांग वक्र डिमांड कर्व दर्शा रहा है। और ये इकाई से कम लोचदार है। ये जो डायग्राम है हमारा इकाई से कम लोचदार क्यों है?
क्योंकि आप देख सकते हैं जो कीमत में परिवर्तन हुआ है उसके फलस्वरूप मांग में कम परिवर्तन हुआ है, यानी कीमत अधिक कम हुई है और मांग कम बढ़ी है। जितना चेंज कीमत में हुआ है वो ज़्यादा है, लेकिन इस इतना ज़्यादा कीमत कम होने पर भी उपभोक्ता ने जो मांग है वो सिर्फ थोड़ी बढ़ाई है, इतना ही बढ़ाया है। इस स्थिति में जो मांग की कीमत लोच है वो इकाई से कम लोचदार होगी। ये मांग की लोच जो कीमत लोच उसको मापने की 3 स्थितियाँ थी। मांग की इकाई लोच मांग यानी इकाई के बराबर मांग लोच, अगली है इकाई से अधिक मांग लोचदार और तीसरा इकाई से कम लोचदार मांग। मांग की जो हमारी कीमत लोच है उसको मापने की विभिन्न विधियां होती हैं। सबसे पहली जो मुख्य होती है वो है कुल व्यय विधि, और दूसरी प्रतिशत विधि, और तीसरी है ज्यामिति विधि जिसे हम बिंदु विधि भी कहते हैं। ये 3 विधियां हैं जो मांग की कीमत लोच को मापने की प्रमुख विधियां होती हैं। सबसे पहले हम कुल व्यय विधि के द्वारा ही मांग की कीमत लोच को मापेंगे। तो मांग की लोच जो है कीमत लोच वो कुल व्यय विधि द्वारा किस प्रकार मापी जाती है। कुल व्यय विधि के अनुसार मांग की लोच को मापने के लिए यह मालूम करना चाहिए कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन पर कुल व्यय में कितना परिवर्तन हो रहा है। यानी मांग की जो कीमत लोच है उसको कुल व्यय विधि द्वारा मापने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन हुआ है उस पर कुल व्यय में कितना परिवर्तन हुआ है। कीमत में परिवर्तन होने पर कुल व्यय में जो अंतर आता है उसके इसे हम कुल व्यय विधि कहते हैं, जिसके द्वारा हम मांग की कीमत लोच को माप सकते हैं। तालिका दर्शाई गई है, कीमत को दर्शाया गया है, कीमत में परिवर्तन हो रहा है, कभी कम हो रही है तो कभी ज़्यादा हो रही है। दूसरे इसमें जो है हमारा बॉक्स, इसमें खरीदी गई मात्रा को दर्शाया गया है। तीसरे बॉक्स में कुल व्यय को दर्शाया गया है, कुल व्यय कितना है। चौथे जो बॉक्स है हमारा उसमें कुल व्यय में परिवर्तन को यानी उसका वर्णन किया गया है, कुल व्यय में किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है। अगला है जो बॉक्स है हमारा उसमें दर्शाया गया मांग की लोच। मांग की लोच यानी कितनी है, कितना परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग की लोच कितनी हुई है, कम है, अधिक है या इकाई के बराबर है। शुरू में देख लेते हैं, जब कीमत 2 रुपये है तो उपभोक्ता की खरीदी गई मात्रा कितनी है, 4 इकाइयाँ। उपभोक्ता कीमत 2 पर 4 इकाइयाँ खरीद रहा है। मान लीजिए कीमत 2 रुपये है तो उपभोक्ता 4 सेब खरीद रहा है, और 4 सेब खरीदने पर जो हमारा कुल व्यय में को हमें निकालना है, तो कुल व्यय को निकालने के लिए हमें जो कीमत है उसको खरीदी गई मात्रा से हम गुणा कर देते हैं। उसको गुणा करेंगे तो हमारा कुल व्यय निकल आता है। तो जब 2 रुपये कीमत है तो उपभोक्ता 4 सेब खरीद रहा है, जो अगर हम अभी इन दोनों को गुणा करेंगे तो 8 हमारा आंसर आता है। तो कुल व्यय कितना हुआ, 8। अब कीमत बढ़कर जब 4 रुपये हो जाती है, पहले 2 रुपये कीमत प्रति सेब थी, अब जो एक सेब है वो 4 रुपये की हो गई है। कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता की जो मांग है उसने कम कर दी है। अब उपभोक्ता 2 ही सेब खरीद रहा है। पहले उपभोक्ता जो 2 रुपये कीमत थी उस पर उपभोक्ता 4 सेब खरीद रहा था। अब जब कीमत बढ़कर 4 हो गई है तो उपभोक्ता की मांग कम हो गई है, उसने 2 इकाइयाँ 2 ही सेब खरीदी हैं 4 कीमत पर। अब हम इनको गुणा करेंगे तो हमारा कुल व्यय कितना आएगा, 4 दूनी 8, तो अब भी हमारा कुल व्यय 8 ही आएगा। अब जो कीमत है, पहले कीमत 2 थी, उससे आगे है जो उससे अधिक होकर 4 हो गई। अब जो 4 है उससे अधिक कम होकर 1 हो गई है, कीमत 4 से कम होकर 1 हो गई है। और अब उपभोक्ता 1 रुपये प्रति कीमत पर उपभोक्ता 8 सेब खरीद रहा है। 8 को हम 1 से गुणा करेंगे तो भी 8 ही आएगा। यानी कीमत जब बढ़ रही है, 4 है, 2 से 4 हो जाती है तो भी कुल व्यय 8 है, और जब कीमत कम होकर 4 से 1 हो जाती है तो भी कुल व्यय 8 ही है। यानी प्रारंभिक भी कुल व्यय 8 है, बढ़ने पर भी कुल व्यय 8 है, और जब कीमत कम हो जाती है तो भी कुल व्यय 8 ही है। कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस स्थिति में जो क्या होगा, कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इस स्थिति में मांग की लोच जो होगी वो इकाई लोचदार होगी। यानी जो हमारी मांग की लोच है वो इकाई के बराबर होगी, इकाई लोचदार होगी। जब कुल व्यय में कीमत में परिवर्तन होने पर कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो जो हमारी मांग की लोच होगी वो इकाई लोचदार होगी, इकाई के बराबर होगी। अगला है, जब कीमत 2 रुपये है तो उपभोक्ता 4 सेब खरीद रहा है, कुल व्यय हमारा 8 आ जाता है। 4 को 2 से गुणा करने पर कुल व्यय हमारा 8 आ जाता है। जब कीमत बढ़कर 4 रुपये हो जाती है तो उपभोक्ता की मांग है वो कम होकर 1 हो जाती है। अब हम 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 हमारा आंसर, कुल व्यय निकलता 4। और जब कीमत बढ़कर 4 हुई तो उपभोक्ता ने 1 सेब खरीदी, इनको गुणा करने से हमारा आंसर आया 4, यानी कुल व्यय हो गया 4। अब कीमत 4 से कम होकर 1 हो जाती है, और तो उपभोक्ता 1 रुपये प्रति कीमत पर 10 सेब खरीद रहा है। अब हम 10 को 1 से गुणा करेंगे तो आंसर आता है हमारा 10। अब हम देख रहे हैं, पहले जब हम कीमत 2 रुपये थी तो कुल व्यय 8 था, जब कीमत बढ़कर
₹4 होगी तो कुल व्यय 4 है, और जब कीमत कम होकर 1 हो गई है तो कुल व्यय 10 है। यानी कीमत में परिवर्तन होने पर कुल व्यय में भी परिवर्तन साथ साथ हो रहा है। कीमत बढ़ने पर कुल व्यय कम हो रहा है, और जब कीमत कम हो रही है तो कुल व्यय बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कीमत जब कम बढ़ रही है तो कुल व्यय कम हो रहा है। इनमें जब कीमत 2 थी तो कुल व्यय 8 था, कीमत जब बढ़ी यानी 8 हुई तो कुल व्यय 8 से कम होकर 4 हो गया, और जब कीमत 4 से कम होकर 1 हो गई तो कुल व्यय बढ़कर 4 से 10 हो गया। इसका मतलब है कीमत बढ़ने पर कुल व्यय कम हो रहा है और कीमत कम होने पर कुल व्यय बढ़ रहा है। इस स्थिति में जो हमारी मांग की लोच होगी वो इकाई से अधिक होगी, यानी लोचदार मांग की लोच है वो इकाई से अधिक होगी। अगली है स्थिति, जब कीमत 2 है तो उपभोक्ता 3 सेब खरीद रहा है और जो हमारा कुल व्यय निकलता है वो है 6। जब कीमत बढ़कर ₹4 हो जाती है तो जो उपभोक्ता कितनी मांग कर रहा है वो है 2 सेब की उपभोक्ता मांग कर रहा है। अब हम 4 को 2 से गुणा करते हैं तो आंसर आता है हमारा 8, यानी कुल व्यय हमारा 8 निकलता है। जब कीमत कम होकर 4 से 1 हो जाती है तो कीमत कम होने पर कुल व्यय, जब उपभोक्ता है 4 सेब की मांग खरीद कर रहा है, कीमत जब 4 हुई, 2 से 4 हुई, बढ़कर 4 हो गई तो उपभोक्ता की मांग है 3 से कम होकर 2 हो गई। अब जब कीमत कम होकर 1 हो जाती है 4 से तो उपभोक्ता की मांग है जो वो 2 से बढ़कर 4 हो जाती है। जब 2 थी कीमत तो कुल व्यय 6 है, और जब कीमत 4 हुई तो कुल व्यय 8 है, और जब कीमत कम होकर 1 हुई तो कुल व्यय 4 है। इस स्थिति में आप देख सकते हैं कीमत बढ़ने पर कुल व्यय भी बढ़ रहा है और कीमत कम होने पर कुल व्यय भी कम हो रहा है। इस स्थिति में जो मांग की लोच होगी वो हमारी इकाई से कम लोचदार होती है। कीमत बढ़ने पर कुल व्यय भी बढ़ता है और जब कीमत कम होने पर कुल व्यय भी कम होता है, तो इस स्थिति में जो मांग की लोच होगी वो इकाई से कम लोचदार होती है। जब कीमत में परिवर्तन होने पर कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो मांग की लोच होगी इकाई के बराबर। जब कीमत बढ़ने पर कुल व्यय कम होता है और कीमत कम होने पर कुल व्यय बढ़ता है तो मांग की लोच होगी इकाई से अधिक, और जब कीमत कम होने पर कुल व्यय भी कम होता है और कीमत बढ़ने पर भी कुल व्यय भी साथ साथ बढ़ता है, तो जो मांग की लोच होगी वो इकाई से कम होगी, यानी बेलोचदार मांग होगी। ये जो मांग की लोच थी उसे कुल व्यय विधि द्वारा मापने का तरीका था। कुल व्यय विधि द्वारा हम मांग की कीमत लोच को कैसे मापते हैं। नेक्स्ट जो हमारी विधि है वो प्रतिशत विधि यानी अनुपातिक विधि भी जिसे हम कहते हैं। प्रतिशत विधि द्वारा हम मांग की कीमत लोच को कैसे माप सकते हैं। मांग की कीमत लोच का अनुमान लगाने के लिए मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से भाग कर दिया जाता है। यानी जो मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन है उसको अगर हम कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से भाग कर देते हैं तो मांग की लोच आ जाती है प्रतिशत विधि के द्वारा। सूत्र होता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी ईडी बराबर है माइनस जो हमारी मांग की लोच होती है उसे हम ऋणात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं पी बटे क्यू, यानी जो कीमत है पी बटे क्यू यानी मांग क्वांटिटी, गुणा करेंगे हम डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी, ये होता है इसका सूत्र होता है जो प्रतिशत विधि द्वारा मांग की कीमत लोच को मापने का सूत्र होता है। डेल्टा क्यों आया यहाँ पर, डेल्टा जो होता है हमारा चिन्ह है, डेल्टा सिंबल जो होता है वो होता है परिवर्तन की दशा को दर्शाता है। परिवर्तन यानी जब कीमत में होने वाले परिवर्तन से परिवर्तन हुआ कीमत में तो डेल्टा आ गया यहाँ पे। कीमत में होने वाले परिवर्तन के अनुसार मांग में जो परिवर्तन हुआ है तो यहाँ पर आ गया डेल्टा। ये दोनों क्या दर्शा रहे हैं, कीमत में होने वाले परिवर्तन को और इसके फलस्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन को, इसलिए यहाँ पर डेल्टा आया। डेल्टा का प्रयोग परिवर्तन को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब ये जो हमारा दिया गया है एक क्वेश्चन दिया गया है, इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, इस सूत्र को लगाकर हम इसे सोल्व करेंगे। मांग की जो लोच है वो कितनी है, मांग की जो हमारी लोच है वो दी गई है यहाँ पर -2.5 दी गई है। हमें क्या निकालना है, हमें मांग में जो परिवर्तन हुआ है उसे हमें निकालना है। कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप जो मांग में परिवर्तन हुआ है उसे हमें निकालना है। तो कीमत में परिवर्तन हुआ 10%। अब यहाँ पर हम x मान लेते हैं कि हमें x वस्तु की जो मांग है उसको निकालना है। मांग में कितना परिवर्तन हुआ कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, तो अब हम इसे जब मांग की लोच से हम 2.5 से 10% जो हमारी कीमत में परिवर्तन हुआ था इससे हम इसे गुणा करते हैं। 2.5 को अगर हम 10 से गुणा करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25%। यानी कीमत में जो 10% परिवर्तन हुआ है, कीमत में 10% परिवर्तन के कारण जो मांग में परिवर्तन हुआ वो हुआ है 25%। तो मांग की गई मात्रा में जो परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ 25%। ये जो सूत्र हमारा दिया गया इस फॉर्मूले के द्वारा हम प्रतिशत विधि द्वारा भी मांग की कीमत लोच को माप सकते हैं।
अगली हमारी विधि है ज्यामिति विधि या ग्राफिक विधि, जिसे हम बिंदु विधि भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ज्यामिति विधि यानी बिंदु विधि होती है, उसके द्वारा मांग की कीमत लॉज को कैसे माप सकते हैं। विशेष बिंदु की इस विधि का प्रयोग मांग वक्र के जो है किसी विशेष बिंदु की मांग लॉज ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी जो बिंदु विधि है उसका प्रयोग है मांग वक्र जो है उसकी किसी स्पेशल बिंदु के लिए विशेष बिंदु की मांग लॉज ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जैसा डायग्राम में दर्शाया गया, ओ वाई एक्स पर प्राइस और ओ एक्स एक्स पर क्वांटिटी को लिया गया है। ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी डायग्राम में कि हमने किस चीज कौन से एक्स पर किस चीज़ को माना है। डी डी ए जो हमारा एम एन है ये हमारा मांग वक्र है, इसे दर्शा रहा है। पी हमारा पॉइंट है, मान लीजिए हमें पी पॉइंट की जो है मांग लॉज ज्ञात करनी है। तो इसके हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। जो डायग्राम दिया गया चित्र में एम एन भाग है जो मांग वक्र है सीधी रेखा के रूप में दिखाई गई है। जो एम एन सीधी रेखा दिखाई गई है वो हमारी मांग वक्र है। इस रेखा के किसी भी बिंदु की मांग लॉज मालूम करने के लिए उस बिंदु के रेखा के नीचे के हिस्से को ऊपर के हिस्से से भाग कर दिया जाएगा। यानी जब अगर हमें किसी भी पॉइंट की जो है मांग लॉज ज्ञात करनी है तो उसका जो नीचे का पॉइंट है, जिस पॉइंट की हमें मांग लॉज ज्ञात करनी है, उससे नीचे का जितना भी हिस्सा है उसको हम उस पॉइंट के ऊपर के हिस्से से भाग कर देंगे। तो जो हमारी ज्यामिति विधि यानी बिंदु विधि है उसके द्वारा मांग की कीमत लॉज ज्ञात हो जाएगी। अब मान लीजिए हमें पी पॉइंट है जो उसकी कीमत लॉज मांग लॉज ज्ञात करनी है, तो हम पी का जो नीचे का हिस्सा है यानी पी एन और ऊपर का हिस्सा है हमारा पी एन, तो पी पॉइंट की हमें मांग लॉज ज्ञात करनी है तो हम नीचे के हिस्से को ऊपर के हिस्से से भाग कर देंगे, यानी पी एन बटे पी एम हो जाएगा। अब हम इसे जो सॉल्व करेंगे तो हमारी ज्यामिति विधि है उसके द्वारा हमारी मांग की कीमत लॉज माप आ जाएगा। मांग की जो कीमत लॉज है पी एन बटे पी एम, यानी पी एन है नीचे का भाग और पी एम है ऊपर का भाग। पी बिंदु का जो पर है जो मांग की लॉज है वो कितनी है, पी एन बटे पी एम। ज्यामिति विधि द्वारा हम किसी विशेष बिंदु की मांग लॉज ज्ञात करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, जिस बिंदु की जो मांग लॉज हम ज्ञात कर रहे हैं उससे नीचे के हिस्से को उसके ऊपर के हिस्से से भाग देकर मांग की जो लॉज है वो ज्ञात की जा सकती है। आज हमने तीनों जो विधि हैं मांग की लॉज है उसकी 3 विधियां कीमत लॉज को मापने की, कुल व्यय विधि, प्रतिशत विधि और बिंदु विधि, तीनों को हम कर चुके हैं इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।